हेलो बच्चों। चलिए हम लोग देखें डॉबेराइनर के त्रिक को। डॉबेराइनर के त्रिक बच्चों सन 1829 में डॉबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले जितने भी तत्व थे, समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह जिसमें से त्रिक यानी कि तीन में व्यवस्थित किया। इस त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के बराबर था। यानी डॉबेराइनर साइंटिस्ट के द्वारा 1829 में समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया गया त्रिक में, यानी तीन में। इस त्रिक में मध्य वाले जो तत्व रखे गए का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। यानी इसमें जो डॉबेराइनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, कह सकते हैं। और डॉबेराइनर ने ऐसे तीन तत्वों के समूह को निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे, कह सकते हैं। मतलब उन्होंने, जैसे यदि हम इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि उन्होंने जो तीन तत्व लिए थे, आप कॉलम बनाइए, एक में लिखिए तत्व, एक में लिखिए परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ये। अब उन्होंने तीन तत्वों का क्या बनाया था, एक सारणी। देखिए, तीन तत्व में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यहां उन्होंने लिया। लिथियम, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। इसका परमाणु द्रव्यमान हमें मालूम होना चाहिए। इसका 7 होता है और 11 यानी 23 इसका होता है परमाणु द्रव्यमान, और इसका 39 यानी कि 39 होता है। अब उनका कहना था कि इस त्रिक में तीन में तत्वों में जो मध्य वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के, यानी पहले और तीसरे के औसत द्रव्यमान के लगभग, यानी परमाणु भार के लगभग बराबर था। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो पहले और तीसरे, इसमें से हम निकाल कर देख लें, पहले और तीसरे तत्वों के, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत, परमाणु द्रव्यमान का औसत हम निकालें तो कैसे निकलेगा? तीसरे से लिखते हैं तो कैसे निकलेगा? तो ये जो आपका पहला एलिमेंट है 7, तो हम यहाँ 7 और प्लस तीसरा क्या, 39, और इसमें हम 2 का भाग करेंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। तो 7 और घन कितना होता है? 39। 7 और प्लस 39 और बाई 2। जब ये हम करेंगे तो हमें लगभग इसके बराबर, यानी परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होंगे। यानी कितने? लगभग 23। आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो 39 में आप 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? या तो आप ऐसे करिए, या 7/2 प्लस 39/2 करके भी कर सकते हैं। तो कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 40 और 6 46/2,
और ये 2 का भागा करेंगे तो 2 और 2 3 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि इसका औसत कितना हो रहा है 23। वैसे ही और भी तत्वों को लेकर के हम देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तत्व में आप कैल्शियम लिखिए, स्ट्रोंशियम लिखिए और बेरियम Pa लिखिए ऐसे। अब इसको कॉलम में आप डाल दीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है, अब एक यहाँ पे तत्व यहाँ लिखिए इसकी तरह, और नीचे वाले में परमाणु द्रव्यमान। तो जब इसका परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, ये यहाँ लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए 23। देखिए इसका औसत, तो कैल्शियम का 20 Ca 40 होता है। इस ट्रांसियम का कितना होता है तो 87.5 होता है, 87.5 होता है। और बेरियम का कितना होता है तो 132 यानी 132। अब इसके पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम निकाल लें पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बराबर क्या बनेगा, आपका यहाँ लिखते हैं 40 + 132/2 = यानी कि जब आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो 4 3 7 यानी 172/2, और 172 का आधा लगभग कितना आएगा, लगभग ये 88.5 के आसपास आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो आप देखिए इसका औसत लगभग 87.5 यानी कि 87.5, और ये इसका औसत कितना 88.5। तो डॉबराइनर के त्रिक में यही बातें कही गई थी कि समान गुणधर्म वाले तत्व के समूह यानी कि त्रिक में व्यवस्थित किया गया, और इस त्रिक के मध्य में वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। तो हम डॉबराइनर के त्रिक में क्या जाने, क्या कहेंगे कि डॉबराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। डॉबराइनर ने ऐसे तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। चलिए त्रिक डॉबराइनर ट्रेड्स सन 1829 में डॉबराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह, ठीक है, उनमें से त्रिक यानी 3 में व्यवस्थित किया। इस त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। ठीक है, इसे हमने उदाहरण में देखा भी। ठीक है, तत्व में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया, इसका परमाणु द्रव्यमान हमने नोट किया, और पहले और तीसरे का हमने क्या निकाला, औसत निकाला, तो लगभग मध्य वाले तत्व के बराबर परमाणु द्रव्यमान के बराबर हमें मान प्राप्त हुआ। ठीक है, वैसे ही इसमें हमने किया। ठीक है, अब हम इनकी सीमाएं यानी कि डॉबराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं की चर्चा करेंगे, को जानेंगे कि आखिर इनकी सीमाएं क्या थी, कहां तक इनका लिमिटेशन था। तो बच्चों, इनके द्वारा जो भी त्रिक बताया गया था उनमें यह जानिए कि सभी तत्वों का यानी जितने भी तत्व ज्ञान थे, ठीक है, इनके द्वारा परिभाषित त्रिक समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। माने सभी तत्वों को डॉबराइनर द्वारा परिभाषित त्रिक समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। ये डिमेरिट में समझ लीजिए।
इसलिए डॉबेराइनर के त्रिक समूहों के निष्कर्ष को केवल एक संयोग माना गया। यह केवल एक संयोग था कि ऐसे करने से बीच वाले का मान समान आ जा रहा था, परमाणु द्रव्यमान का मान क्या आ जा रहा था, समान आ जा रहा था। ठीक है। जबकि दूसरा इनका लिमिट्स ये था कि भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही त्रिक समूह में रख दिया गया जो तर्क संगत नहीं था। यानी भिन्न भिन्न गुणों वाले, अलग अलग गुण रखने वाले तत्वों को भी एक ही त्रिक समूह में रखा गया जो कि तर्क संगत नहीं था, जिसमें हम उदाहरण के तौर पे कार्बन को देख सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं। सभी तत्वों को डॉबेराइनर द्वारा परिभाषित त्रिक, जो कि उन्होंने त्रिक नियम दिए थे, समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। यानी जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभियों को इस नियम के अकॉर्डिंग रखने पर रखा नहीं जा सका। ठीक है। इसलिए डॉबेराइनर के त्रिक समूहों के निष्कर्षों को केवल एक संयोग माना गया कि यह एक संयोग था, ऐसा हो नहीं। जबकि दूसरा इसका लिमिट था, भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही त्रिक समूह में रख दिया गया जो कि तर्क संगत नहीं था। तो इस तरह से यह डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमा भी हमने देखा। अब हम चर्चा करेंगे इसके तत्वों के वर्गीकरण में न्यूलैंड का अष्टक नियम की। ठीक है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम।